अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर के साथ एंड अ टॉपिक इज सीक्वेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो यू ऑल नो वेरी वेल दैट फर्टिलाइजेशन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? एम्पुला। यूट्राइन ट्यूब के एम्पुला के पार्ट में मोस्ट कॉमनली फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जायगोट बन जाएगा। एंड अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो क्या होगा कि यही आपके पास जो oocyte होगा ये आपके पास यूट्रस में डिजेनरेट कर जाएगा एंड फिर ये ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग दैट oocyte जो इतनी मेहनत से उसको मैच्योर करके तैयार किया गया उसको ही बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन हमारे पास दूसरे पार्ट्स ऑफ द यूट्राइन ट्यूब में भी हो सकती है एंड ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एम्पुला में ही हो, बट मोस्ट कॉमन ये प्लेस होती है, राइट। अच्छा, देन हमारे पास कह रहा है कि कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे पास स्पर्म्स को गाइड कर रहे होते हैं। कौन से स्पर्म्स? कैपिफिटेड स्पर्म्स, जिन्होंने कैपिफिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। ये हम ऑलरेडी मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स में डिस्कस कर चुके हैं। So these kind of sperms are guided by some chemical signals that are released by the oocyte and the follicular cells, and this kind of movement of sperms which is towards the oocyte by the chemical signals that actually attracted this kind of movement is called sperm chemotaxis, right? So sperm chemotaxis आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके फेजेस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्टार्ट कैसी होती है फर्टिलाइजेशन? जब ये oocyte हमारे पास स्पर्म के साथ कांटेक्ट में आता है, देन हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में क्या कहते हैं इंटरमिंगल कर जाते हैं, मैटरनल फ्रॉम मदर साइड एंड पैटर्नल फ्रॉम फादर साइड, एंड देन जायगोट हमारे पास फर्दर बन के डिवाइड करना स्टार्ट कर जाता है। जायगोट इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिसेल्युलर एम्ब्रियो। अगर कह रहा है कि हमारे पास किसी भी फर्टिलाइजेशन के स्टेज पर जो उसके प्रॉपर सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये स्टेजेस चल रहे होते हैं, अगर किसी भी सीक्वेंस पे हमारे पास कोई डिफेक्ट आ गया तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास जायगोट डेथ कर जाएगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स। एंड देन यहाँ कह रहा है कि हमारे पास असल में होता है क्या है कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स एंड गेमेट स्पेसिफिक प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पर्म और एग को ये फ़ायदा देते हैं कि ये एक दूसरे को रिकग्नाइज़ कर सकें। यानी स्पर्म को कैसे पता लगेगा कि इन सब में से इतने सारे वहाँ सेल्स पड़े हुए हैं, इनमें से यही एग है। तो जस्ट लाइक उसको सिग्नल करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो हमारे पास इन द बॉडी ऑफ द यूट्रस हमारे पास जो oocyte है वो डिजेनरेट हो जाएगा एंड देन रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन की फेजेस की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के फेजेस पे आ जाएँ तो मैं आपको दो टर्म्स क्लियर करना चाहूँगा। वन इज़ द एक्रोसोम रिएक्शन एंड अदर इज़ द ज़ोना रिएक्शन। सो पहले मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, देन आपको ये दोनों में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारे पास oocyte था, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास oocyte है। अब इस oocyte के बाहर कौन सी लेयर होगी? यहाँ पर मैं रेड से शो कर देता हूँ अगेन। क्या होगा यहाँ पे? ज़ोना पेलुसिडा। यहाँ आ गई ज़ोना पेलुसिडा। एंड ज़ोना पेलुसिडा के बाहर कौन से फॉलिकुलर सेल्स मौजूद थे? उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम कोरोना रेडिएटा। यहाँ आ गए कोरोना रेडिएटा। तो स्पर्म यहाँ से आया, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ से स्पर्म आ गया। स्पर्म सबसे पहले किसको पेनिट्रेट करेगा? कोरोना रेडिएटा को। तो फर्स्ट फेज में हमारे पास क्या हुआ? कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेट हुई। देन हमारे पास क्या होगा? देन हमारे पास देन यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि एक्रोसोम जो स्पर्म्स के अंदर मौजूद थे, जिनके अंदर एंजाइम्स स्टोर होते हैं, उनमें से एक एंजाइम होता है हाई एल्यूरोनीडेस। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इन स्पर्म्स को इस कोरोना रेडिएटा में पेनिट्रेट करने में जो एंजाइम मेन रोल प्ले करता है दैट इज़ हाई एल्यूरोनीडेस। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे एंजाइम्स हैं जो असिस्ट कर रहे होते हैं, लाइक ट्यूबल म्यूकोसल एंजाइम्स। एंड कह रहा है टेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यू नो वेरी वेल जितना टेल रैपिडली मूव कर रही होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव पेनिट्रेशन हो रही होगी। देन हम पेनिट्रेशन ऑफ द ज़ोना पेलुसिडा की तरफ आ जाते हैं। अब कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेट हो गई, ये ज़ोना पेलुसिडा। अब यहाँ पर ये दोनों रिएक्शंस होंगे, एक एक्रोसोम रिएक्शन, एक ज़ोना रिएक्शन। वहाँ पर तो जस्ट एक एंजाइम रिलीज़ हुआ था एक्रोसोम का, लेकिन जो प्रॉपरली एंजाइम्स का रिलीज़ होना फ्रॉम द स्पर्म एक्रोसोम दैट इज़ कॉल्ड द एक्रोसोम रिएक्शन। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये स्पर्म था, इसने जैसे ही टच किया हमारे पास किसको? ज़ोना पेलुसिडा को। तो इस स्पर्म के एक्रोसोम में मौजूद जो एंजाइम्स होंगे वो सारे रिलीज़ हो जाएंगे। उसमें ईस्ट्रेज एंजाइम है, एक्रोफिन एंजाइम है, न्यूरामाइडेज है, और ये क्या करेंगे? ये हमारे पास ज़ोना पेलुसिडा की जो लेयर है ना, इसको लूज कर देंगे, यानी इसके
इसमें से रास्ता बना लेंगे कि ये स्पर्म अंदर जा सके। इसकी लूजनिंग हो गई या इसको आप कह लो डिसोल्यूट करना, ये किसका काम होता है, इस एक्रोसोमल रिएक्शन का। अच्छा, एक यहाँ पर और एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ द एक्रोसिन, और ये प्रोटियोलाइटिक होता है। ये हमारे पास आपको पता है क्योंकि ज़ोना पेलिफेरा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने में एक्रोसिन का बड़ा रोल है। एक्रोसोम रिएक्शन तो समझ में आ गया, स्पर्म में हो रहा था, स्पर्म से हो रहा था यूँ कह लो, एंड एक्रोसोम्स का रोल था। ज़ोना रिएक्शन क्या होता है? ज़ोना रिएक्शन जैसे ही स्पर्म ने आकर एग को टच किया, स्पर्म ने एग को उसकी ज़ोना पेलिफिडा को टच किया, तो एग भी अपने अंदर एक रिएक्शन लाता है, उसकी ज़ोना पेलिफिडा के अंदर एक रिएक्शन आता है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ोना रिएक्शन। यानी ज़ोना रिएक्शन एग में हुआ है, एक्रोसोम रिएक्शन स्पर्म में हुआ था। अच्छा, एंड ज़ोना रिएक्शन में क्या होगा? ज़ोना रिएक्शन में हमारे पास ज़ोना पेलिफिडा जो सराउंड कर रही है, ये इम्परमिएबल हो जाएगी दूसरे स्पर्म्स के लिए। यानी अब इस स्पर्म ने तो पेनिट्रेट कर दिया, इसका तो न्यूक्लियस अंदर आ गया, लेकिन बाकी कोई भी स्पर्म अब इस ज़ोना पेलिफिडा के थ्रू अंदर नहीं आ सकता। अगर ऐसा हो जाए, फॉर एग्जांपल आप अब अगर ज़ोना पेलिफिडा दूसरे स्पर्म को भी अलो कर दें और उसका भी यहाँ पर न्यूक्लियस आ जाए, तो इसके कितने क्रोमोसोम? 23, इसके 23, इसके 23 क्रोमोसोम नंबर तो हमारे पास बढ़ जाएगा, एंड इन एबनॉर्मल हमारे पास ज़ाइगोट बनेगा। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ज़ोना रिएक्शन होता है। एंड ज़ोना रिएक्शन में अब ज़ोना पेलिफिडा करती क्या है? ज़ोना पेलिफिडा भी कुछ एंजाइम्स रिलीज़ कर रही होती है। अच्छा, ज़ोना पेलिफिडा के पास हमारे पास कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो मतलब यहाँ पर इस oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। एंड ज़ोना रिएक्शन में ये हमारे पास कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रोल प्ले कर रहे थे। एक्रोसोम रिएक्शन में एक्रोसोम जो स्पर्म के अंदर था वो रोल प्ले कर रहे थे, एंड ज़ोना रिएक्शन में हमारे पास जो यहाँ पर एग के अंदर मौजूद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो हमारे पास रोल प्ले कर रहे थे। अब वो कैसे प्ले करते हैं रोल अपना, कि उनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंड वो एंजाइम्स हमारे पास जो भी चेंजेस आती हैं वो लाते हैं ज़ोना पेलिफिडा के अंदर, एंड ज़ोना रिएक्शन को पॉसिबल कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारे पास पूरा oocyte है। अब एक और टर्म मुझे क्लियर करना है, oocyte के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, देन उसके सराउंडिंग में जो आउटसाइड होगी वो oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाइट लाइन लेयर। अब व्हाइट लाइन लेयर का फंक्शन क्या है? उसका ये फंक्शन होता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन का एग है, तो इसको ह्यूमन का स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। व्हाइट लाइन लेयर ये रिकग्नाइज करती है कि वो आइदर स्पर्म ह्यूमन का है या नहीं है। अगर किसी और एनिमल का स्पर्म होगा तो व्हाइट लाइन लेयर कभी भी अलो नहीं कर रही होगी। यानी एक एनिमल का दूसरे एनिमल से स्पर्म, दो अलग अलग एनिमल्स के गैमेट्स का फ्यूजन होने से प्रिवेंट करना व्हाइट लाइन लेयर का काम है। अब इस व्हाइट लाइन लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री व्हाइट लाइन स्पेस। एंड याद ये रखना था कि हमारे पास जो ज़ोना पेलिफिडा के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसमें ज़ोना रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो हमारे पास प्री व्हाइट लाइन स्पेस में हो रहे होते हैं। ये स्टेज भी होगी क्या? अब आगे क्या होता है, हमारे पास स्पर्म की एंड oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो रहा होता है। अब ये देखें कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही इसने ज़ोना पेलिफिडा को पेनिट्रेट कर दिया, अब ये व्हाइट लाइन लेयर को पेनिट्रेट करके आ गया, स्पर्म जो आ गया उसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो टच कर रही है किसके साथ? oocyte की सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास हेड ऑफ द स्पर्म वो इंटर हो जाता है, एंड देन हमारे पास जैसे ही ये दोनों की सेल मेम्ब्रेन आपस में टच करती हैं तो एक एंजाइम रिलीज होता है, फॉस्फोलाइपेज सी जीटा। ये स्पर्म से निकलता है, एंड ये क्या करता है कि हमारे पास जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है उसको oocyte के अंदर चेंज कर देता है। यानी असल में होना क्या था कि हमारे पास क्योंकि स्पर्म आ चुका है एंड फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पर जल्दी से ही अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा, एंड मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कैल्शियम का होना ज़रूरी है। तो स्पर्म का पेनिट्रेट करना, उसकी सेल मेम्ब्रेन का फ्यूज़ करना एंजाइम रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाता है, एंड कैल्शियम हमारे पास मियोसिस को रिज्यूम कर देता है। मियोसिस हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीजन रिज्यूम हो जाती है, एंड हमारे पास फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है। यूँ हमारे पास जो स्पर्म से आता है वो होता है मेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, एंड अच्छा यहाँ पर फ्यूज़ करेंगे एंड देन ज़ाइगोट बन जाएगा। जब ये हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है तो एक हमारे पास मैच्योर oocyte बन जाता है और दूसरी सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। पोलर बॉडी अल्टीमेटली डीजनरेट कर जाती है, एंड ये हमारे पास सेकंड oocyte जो है और मैच्योर oocyte जो है हमारे पास फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनाती है, एंड यूँ हमारे पास जो स्पर्म से आता है उसका हेड के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस था जो मेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है। बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पर्म ऑल्सो अंडरगो डीजनरेशन। मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों बिल्कुल एक जैसे लिखते हैं। लेकिन जब ये आपस में फ्यूज़ होने वाले थे तो थोड़ा ग्रोथ का फेज अपना कंप्लीट करें, ये ग्रोथ करते हैं जिसके अंदर ये क्या कर रहे होते हैं, ये अपना डीएनए रेप्लिकेट कर चुके होते हैं, जिसमें क्योंकि इनके पास हैप्लॉइड डीएनए था, अब वो डीएनए डिप्लॉयड हो जाता है। यानी मैं अगर इसको आपको समझाऊँ
तो अब क्या हुआ था, अब हमारे पास हर जो क्रोमोसोम मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, प्रो न्यूक्लियस के अंदर, वो कुछ ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास एक क्रोमेटिड है। अब हर क्रोमेटिड के अंदर आपको पता है क्या होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। हर क्रोमेटिड में हमारे पास क्या होगा, यहाँ डीएनए का मॉलिक्यूल होगा। अब ये क्या करेंगे, ये ड्यूरिंग देयर ग्रोथ फेज अपना जो डीएनए का कंटेंट है उसको डबल कर देंगे, और उसको डबल करने के लिए उनके पास क्रोमेटिड डबल होने चाहिए। तो पहले भी ये एक क्रोमोसोम था, अब भी ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन डीएनए इसका रेप्लिकेट कर चुका है। मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम नंबर कैसे काउंट करो, सेंट्रोमियर को देख के। पहले भी एक सेंट्रोमियर, अब भी 2 सेंट्रोमियर, लेकिन डीएनए डबल। तो डीएनए के हिसाब से अब ये क्या हो गए, डिप्लॉयड हो गए, क्योंकि इनके पास 2 क्रोमेटिड्स आ गई। अब जो हमारे पास कह रहा है ऊसाइट है, जिसके पास 2 हैप्लॉइड प्रो न्यूक्लियाई आ गए, यानी अब ये हमारे पास पूरा ऊसाइट है ना, इसके अंदर हमारे पास मेल प्रो न्यूक्लियाई भी आ गया एंड इसका अपना प्रो न्यूक्लियस भी मौजूद है, यानी दोनों प्रो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर। इस टाइप के ऊसाइट को हम कहते हैं ऊटिड, जो आपके पास बिल्कुल मैच्योर ऊसाइट है एंड इसकी आपके पास जो है वो डिविजन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड अब ये क्या करने वाले हैं, अब ये फ्यूजन करने वाले हैं। जैसे ये फ्यूजन करेंगे तो वो क्रोमोसोम्स नंबर डिप्लॉयड हो जाएंगे एंड ऊटिड जो है, जिसके पास 2 आपके पास प्रो न्यूक्लियस थे, अब वो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। देन हमारे पास क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट होती है एंड देन एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लीवेज। जाइगोट इज़ जेनेटिकली यूनिक। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो जाइगोट का क्रोमोसोम कंटेंट है वो मदर से भी आ रहा है, फादर से भी आ रहा है, यानी 2 डिफरेंट एनिमल्स मेकिंग 1 सेल, यानी एक सेल के अंदर 2 सेल का कंटेंट मौजूद है, 2 डिफरेंट सेल्स का, 2 डिफरेंट पेरेंट्स का कंटेंट मौजूद है। तो जाइगोट के अंदर हमारे पास एक न्यू कम्बिनेशन आ जाती है क्रोमोसोम्स की, जो हमारे पास किसी भी पेरेंट के अंदर कोई भी सेल हो उसके हर सेल से मुख्तलिफ होगी, तो उसकी वजह से जाइगोट इन सब से मुख्तलिफ होगा। एंड ये हमारे पास मैकेनिज़्म कह रहा है बुनियाद लाता है बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस की, यानी 2 पेरेंट्स से इनहेरिटेंस हो, बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस। एंड देन इसी की वजह से हमारे पास ह्यूमंस के अंदर वेरिएशंस भी आ रही होती हैं। कह रहा है मेयोसिस की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स की, क्रॉसिंग ओवर जो होती है उसकी वजह से आपके पास क्रोमोसोम्स में जीन्स शफल कर जाती हैं, अलील शफल कर जाती हैं, जिसकी वजह से एक न्यू रिकम्बिनेशन बनता है, एक न्यू वैरायटी आ रही होती है। वेरिएशन का कॉज आपके पास क्रॉसिंग ओवर है। एंड एम्ब्रियो का आपको पता है सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, इज डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग द oocyte। इफ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स आपके पास फर्टिलाइज कर रहा है तो आपके पास फीमेल बन जाएगी, स्पर्म कंटेनिंग वाई आपके पास फर्टिलाइज कर रहा है देन आपके पास मेल बन जाएगा। सिंपल फर्टिलाइजेशन का है कि यहाँ पर इन्होंने क्विक ओवरव्यू फर्टिलाइजेशन की इसने क्विक रिजल्ट्स बता दिए। तो अब इसमें क्या फर्टिलाइजेशन क्या क्या करवा रही है, एक तो फर्टिलाइजेशन क्या करा रही है कि जो आपके पास oocyte था उसको सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करा रही है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टोर करा रही है, वेरिएशन इसकी वजह से आ रही है क्योंकि मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं। क्रोमोसोमल सेक्स मेल होगा फीमेल होगा, ये इसके थ्रू डिटरमाइन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद पता लगेगा कि किस क्रोमोसोम ने किसके साथ फ्यूजन किया एंड क्या सेक्स बना। उसके बाद आपके पास फर्टिलाइजेशन के टाइम ही ऊटिड एक्टिव हो जाता है, ऊटिड के अंदर आपके पास देन जाइगोट बन के क्लीवेज स्टार्ट होती है। जाइगोट की क्लीवेज पे आते हैं। अब क्लीवेज का मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं तो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स, जाइगोट की होगी तो माइटोटिक डिविजन्स ऑफ द जाइगोट, यानी बार बार एक सेल डिवाइड करता जाए, दैट इज़ कॉल्ड क्लीवेज। वैसे इसका अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, लेकिन एक सिंपल चीज़ आप अभी के लिए याद कर लो। अब क्लीवेज के अंदर क्या होगा, एक लार्ज सेल स्मॉलर सेल्स में कन्वर्ट होता जाएगा एंड हमारे पास जो मास होगा वो स्मॉलर सेल्स का रिड्यूस करता जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो क्लीवेज होती है जाइगोट की, उसके रिजल्ट में जो हमारे पास सेल्स बनते जाते हैं, जो स्मॉलर सेल्स बनते जाते हैं, दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। वही कह रहा है कि हमारे पास क्लीवेज की वजह से जो सेल्स बनेंगे वो स्मॉल होते जाएंगे एंड क्लीवेज की वजह से क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज कब होती है जाइगोट के अंदर, जब वो हमारे पास यूट्राइन ट्यूब से यूट्रस की तरफ पास करता है। क्लीवेज के दौरान जाइगोट जो होता है वो ज़ोना पेलिफिडा के अंदर ही होता है। अब ये आपको मैं पॉइंट समझा दूँ। अब देखें हुआ क्या हमारे पास, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। हमारे पास ये ज़ोना पेलिफिडा थी, अब स्पर्म ने आके पेनिट्रेट कर दिया ज़ोना पेलिफिडा को, उसने आके यहाँ पे फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर लिया एंड हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। लेकिन ये जाइगोट स्टिल इज बीइंग सराउंडेड विद इन दिस लेयर ऑफ ज़ोना पेलिफिडा, यानी ज़ोना पेलिफिडा के अब भी अंदर होता है, यानी जाइगोट के जो अंदर क्लीवेज चल रही है वो ज़ोना पेलिफिडा के अंदर रहकर चल रही है। ये बाद में निकलता है ज़ोना पेलिफिडा से, इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं, यह भी हम डिस्कस करेंगे।
तो अब तक तो हमारे पास ये क्या कहते हैं ज़ोन प्लूसिडा के अंदर है, एंड कह रहा है कि हमारे पास डिवीज़न हो रही है, एंड देन हमारे पास यहाँ लिखा है कि जो ज़ाइगोट की ब्लास्टोमियर्स में डिवीज़न होना है, उसकी क्लीवेज होना है, जो स्टार्ट होती है इट बिगिनस 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, देन हमारे पास कह रहा है एक क्लीवेज दूसरे को फॉलो करती जाती है, यूँ स्मॉलर ब्लास्टोमियर्स बनते जाते हैं। 9 सेल के बाद जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब होगा क्या, हमारे पास ये स्मॉल सेल्स बनते जा रहे थे। अब ये स्मॉल सेल्स एक दूसरे को टाइटली एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन, एंड इस कॉम्पैक्शन की वजह से जो 9 सेल स्टेज के बाद हुई, जिसके बाद ब्लास्टोमियर्स ने एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से ये एक सेल्स का यूँ बॉल बना देते हैं, जिसके अंदर अराउंड 16 to 32 सेल्स होते हैं। दैट बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मॉर्यूला। उसको क्या कहते हैं, मॉर्यूला कहते हैं। और मॉर्यूला हमारे पास फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद अपीयर होता है। अब ये हमारे पास क्यों सेल एक दूसरे से चिपकना शुरू कर जाते हैं, इसका रीज़न है कि हमारे पास कुछ सेल सरफेस एडिशन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो एक सेल पर और दूसरे सेल पर दोनों पर होते हैं और एक दूसरे को चिपकाते हैं, जिसके अंदर आपके पास ई कैटेनिन कॉम्प्लेक्स है जो एडेनिन जंक्शन बना रहे होते हैं। यानी ये असल में एक जंक्शन की टाइप होती है जिसमें ये प्रोटीन्स होते हैं, ई कैटेनिन एंड कैटेनिन। अब ये इस सेल के पास भी हैं, फॉर एग्जाम्पल इस सेल के पास भी है, तो ये सेल एक दूसरे को देख के एक दूसरे के पास यूँ चिपकना स्टार्ट कर जाएंगे। ये इस प्रोसेस को कॉम्पैक्शन कहते हैं। एंड कह रहा है कि इसके बाद कॉम्पैक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास सेल टू सेल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, एंड देन हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट आके बनता है इस कॉम्पैक्शन में। यानी पहले हमारे पास मॉर्यूला बना, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, यही मॉर्यूला कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, जिसको हम अभी आके डिस्कस कर रहे हैं। सो ये यहाँ पर लिखा था। एंड देन यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनके 2 डोमेन्स होते हैं, एक होता है एपिकल डोमेन, एक होता है बेसोलेटरल डोमेन। ये प्रोसेस भी इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। यानी हर एक ब्लास्टोमियर जो आगे चल के एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, इसके 2 डोमेन्स बन जाते हैं, 2 पोल्स बन जाते हैं। एक फॉर एग्जांपल ये पोल होगा एंड एक ये पोल होगा। एक पोल जो अब इनमें से एक पोल होता है एपिकल डोमेन और एक पोल को कहा जाता है बेसोलेटरल डोमेन। यहाँ कह रहे हैं कुछ सिग्नल्स होते हैं जो हमारे पास मैं आगे बताऊंगा। मॉर्यूला से हमारे पास बनते हैं ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एंड ब्लास्टोसिस्ट में फर्दर 2 टाइप के सेल बनते हैं, एक एम्ब्रियोब्लास्ट, एक ट्रोफोब्लास्ट। उसमें कुछ सिग्नल्स लिंक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कहा जाता है हिप्पो सिग्नलिंग, जिनका रोल होता है। अच्छा, कह रहा है कि अब हमारे पास जब 12 to 32 ब्लास्टोमियर्स आ जाते हैं, तो इसको मॉर्यूला कहा जाता है। आई मे करेक्ट माई सेल्फ, ये 12 to 32 फिगर थी, राइट। तो अच्छा, मॉर्यूला के हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनको सराउंड करते हैं देन ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ये अगेन मैं पूरा समझा रहा हूँ, ये ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट कैसे बन रहा है ये मैं ब्लास्टोसिस्ट में बता देता हूँ। अच्छा, देन नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इससे पहले कुछ क्लिनिकल स्टेप उनको कर लेते हैं। सो क्लिनिकल्स में हमारे पास एक है कि प्री सिलेक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक्स। अब कुछ टेक्निक्स ऐसी इंट्रोड्यूस की गई हैं जिनके अंदर हम एक्स एंड वाई स्पर्म्स, यानी वो स्पर्म्स जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है एंड वो स्पर्म्स जिनके पास वाई क्रोमोसोम से, उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। एंड इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो पेरेंट्स हैं वो अपने डिज़ायर्ड चाइल्ड को ले सकते हैं। यानी जो मेल एंड फीमेल में हमारे पास होते हैं कि हमें मेल चाहिए, फीमेल चाहिए। सो इट इज़ अ वेरी अर्ली टेक्निक। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल, अभी तक तो समझे इसका कोई इतना नामो निशानी नहीं है, लेकिन ये थ्योरी में हमारे पास लिख रहा है कि हमारे पास एक्स एंड वाई स्पर्म्स तो इक्वल नंबर में बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जो सेक्स रेशियो हो वो 1 हो, यानी 100 अगर 100 मेल्स हैं तो हमारे पास 100 फीमेल्स होंगी, तो सेक्स रेशियो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें मेल्स की तादाद फीमेल्स से ज़्यादा है। वैसे तो हमें पता है स्पर्म 2 ही बनने हैं, एक एक्स बनना है, दूसरा वाई बनना है, और कोई स्पर्म बन नहीं पता, एंड दोनों को इक्वल नंबर में ही बनना है। लेकिन हर स्पर्म की अपनी हमारे पास क्या कहते हैं एबिलिटीज़ होती हैं कि वो पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे टेक्निक्स को, अटैम्प्ट्स को यूज़ किया गया है एक्स एंड वाई स्पर्म्स को सेपरेट करने के लिए, जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें एक्स एंड वाई स्पर्म्स की स्विमिंग एबिलिटी को देखा गया है, उनकी स्पर्म्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइग्रेशन स्पीड को देखा गया है, उसके अलावा उनके अपीयरेंस को देखा गया है, उसके अलावा डीएनए डिफरेंस को देखा गया है कि एक्स में 2.8% डीएनए ज़्यादा होता है वाई से। सो इसका ज़्यादा यूज़ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का जेंडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे आ जाते हैं।
अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये होती है जिसको IVF भी कहा जाता है शॉर्ट में, कि हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, दे कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट बिकॉज डिफरेंट रीजंस होती हैं। वो लाइक उनकी जो यूट्राइन ट्यूब होती है उसमें ब्लॉकेज होती है, तो वो उनमें कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो चिल्ड्रन को अपने अंदर बॉर्न करवा सकें। सो एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई जिसमें क्या किया जाता है कि हम फीमेल से उसके सेक्स सेल्स लेते हैं, उसके गैमेट्स लेते हैं, एंड मेल से उसके गैमेट्स लेते हैं, एंड दोनों को आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज कराते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में पूरा ये दिखाया गया है कि हम कैसे फीमेल से ले रहे थे, ओवसाइड्स ले रहे थे, एंड यहाँ से हम मेल से स्पर्म्स लेंगे एंड देन उनको पेट्री डिश के अंदर फर्टिलाइज किया जाएगा, देन वहाँ पर उसकी थोड़ी क्लीवेज होगी एंड देन उसको दोबारा फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। ये तो शॉर्ट ओवरव्यू था। प्रोसेस होता है कैसे ये समझ लेते हैं। तो ओवरियन फॉलिकल्स हमारे पास कह रहा है ग्रो कराए जाते हैं कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ ड्रग लाइक क्लोम्फेन सिट्रेट, जो हमारे पास गोनेडोट्रोपिन का काम कर रहा होगा, एंड वही हमारे पास जाके क्या करा रहा होगा? ओव्यूलेशन करा रहा होगा, जो FSH एंड LH का काम करके ओव्यूलेशन करा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर सुपर ओव्यूलेशन हो जाती है। सुपर ओव्यूलेशन का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा हमारे पास oocytes रिलीज़ हो जाएंगे। अब इन एक से ज़्यादा जो हमारे पास मैच्योर oocytes थे इनको लिया जाता है एंड थ्रू लेप्रोस्कोपी से टेक्निक है जिसके थ्रू ये हमारे पास लिए जाते हैं, एंड दूसरी हमारे पास अदर टेक्निक्स को भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे नीडल को इंसर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफ में देखते हुए हम नीडल को इंसर्ट करके मैच्योर ओवरियन फॉलिकल्स या oocytes उठा लेते हैं। oocytes को पेट्री डिश में रखा जाता है जहाँ पर स्पेशल उनका एक मीडियम होता है जिसमें वो सर्वाइव करते हैं, और एंड वहाँ से हमारे पास कैपेसिटेटेड स्पर्म्स उठाए जाते हैं। सो oocytes एंड हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, देन क्लीवेज होती है, ज़ाइगोट बनता है, एंड इसको हम 3 to 5 डेज तक मॉनिटर कर रहे होते हैं। मदर की एज को देखते हुए उसके अंदर हम यहाँ तो अच्छा, जब हमने स्पर्म बहुत सारे oocyte बहुत सारे उठाए थे तो हमने स्पर्म भी बहुत सारे उठाए, यानी हमने ज़ाइगोट बहुत सारे बनाए, इसको मतलब हमने एम्ब्रियो बहुत सारे बनाए। तो मदर की एज को देखते हुए हम एम्ब्रियो 1 या 3 के दरमियान उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं थ्रू अ कैथेटर दैट इज़ इंट्रोड्यूस थ्रू द वजाइना, एंड वजाइना के थ्रू उसको हम सर्वाइकल कैनाल के अंदर इंटर करा देते हैं। बाकी जो रिमेनिंग एम्ब्रियोस जो अभी भी पेट्री डिश में पड़े थे उनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर दिया जाता है फ्यूचर के यूज़ के लिए। तो पेशेंट को इसमें क्या कहते हैं, लेफ्ट सुपाइन पोजीशन, यानी सुपाइन पोजीशन होती है लेकिन उसका फेस अपवर्ड होता है, इस पोजीशन में रखा जाता है। एंड IVF में क्योंकि हमने एक से ज़्यादा क्या कहते हैं एम्ब्रियोस इंट्रोड्यूस कराए, तो इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस हायर हो जाते हैं, एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ से पता चला है कि जो IVF से प्रोड्यूस बेबी से या तो वो डेथ कर जाते हैं पैदा होने से पहले ही, या उनका वेट बहुत कम होता है, या उनमें बर्थ डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे गए, क्रोमोसोमल या हमारे पास क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से, या उनमें ट्यूमर्स हमारे पास देखे गए। सो इट्स अ वेरी रिस्की टेक्निक आई वुड से। देन हमारे पास यहाँ कह रहा है कि जो हमारे पास इस टेक्निक के थ्रू चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने वाले पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है, फिजिशियंस को प्रॉपरली गाइड करना ज़रूरी है, एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियोस। अब होता है क्या है, हमारे पास एक जो एम्ब्रियोस थे जो हमने यहाँ पे बनाए, अब सारे एम्ब्रियो तो हमारे पास क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस नहीं की गए, लेकिन कुछ एम्ब्रियोस को स्टोर कर दिया जाएगा। तो अब उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको लिक्विड नाइट्रोजन में डालना पड़ता है, लेकिन उससे पहले भी उनको एक केमिकल से जिसका नाम है क्रायो प्रोटेक्टेंट, उससे क्या कहते हैं ट्रीट किया जाता है। क्रायो प्रोटेक्टेंट हमारे पास ग्लाइसरॉल हो सकता है या डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड हो सकता है, देन वो हमारे पास प्रिजर्व रहता है लिक्विड नाइट्रोजन में। अच्छा, इस टेक्निक के थ्रू हमने देखा है कि जो लॉन्गेस्ट स्पर्म है जिसने क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद लाइव बर्थ दी है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म यूज़ किया गया, उसको क्रायो प्रिजर्व कर दिया गया था। अब क्रायो प्रिजर्वेशन उसकी की गई या उसको स्टोर कर दिया गया लिक्विड नाइट्रोजन में, देन लिक्विड नाइट्रोजन से उसे बाहर निकाला गया। 21 ईयर्स के बाद भी वो स्पर्म एबल था कि वो फर्टिलाइज करके लाइव बर्थ दे सके। तो इतनी ज़्यादा स्पर्म्स की क्या कहते हैं आप लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कह रहा है कि स्पर्म को हम oocyte के डायरेक्ट हम साइटोप्लाज्म में भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये उन कपल्स के लिए यूज़ की जाती है टेक्निक जहाँ पर IVF भी फेल हो जाए, या उन कपल्स के लिए जहाँ पर IVF तो आप कर नहीं पाओ लेकिन जिस
IVF के अंदर आपके स्पर्म्स ही इतने अवेलेबल ना हो आपके लिए कि आप IVF भी प्रॉपर्ली सक्सेसफुली कर सको। सो आपके पास ये टेक्निक यूज़ की गई है। असिस्टेड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आप क्या करते हो, इस टेक्निक के थ्रू आप ये करते हो कि आप जो हो वो इन फैलोपियन ट्यूब यानी यूट्राइन ट्यूब उसके एम्पुला वाले पार्ट के अंदर ही oocyte में इंटर करोगे, उसके एम्पुला वाले पार्ट के अंदर ही डायरेक्ट स्पर्म इंट्रोड्यूस करोगे एंड वहाँ पर आप फर्टिलाइजेशन कराओगे जहाँ पर नॉर्मली होती भी है। सो डायरेक्ट उनको मूवमेंट ही ना करनी पड़े एंड डायरेक्ट उनको उनकी रिक्वायर्ड जगह पे पुट करना, दैट इज़ कॉल्ड असिस्टेड इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब सरोगेट मदर्स पे आते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेल है एंड ये एक फ़ीमेल है। इसने अपना oocyte बाहर दे दिया एंड इसने अपना स्पर्म बाहर दे दिया एंड दोनों की अपने बॉडी से बाहर IVF करा दी। अब फर्टिलाइजेशन हो गई हमारे पास यहाँ क्या बन गया, ज़ायगोट बन गया। अब ये ज़ायगोट ये फीमेल अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख सकती। क्यों? डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसी वुमेन का हमारे पास जो यूट्रस है उसकी सर्जरी हो चुकी है एंड उसको रिमूव कर दिया गया है, दैट सर्जरी इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। तो अब ये क्या करेंगे, ये किसी और फीमेल को देखेंगे एंड उस फीमेल के अंदर इनका ज़ायगोट पलेगा, यानी इनका ज़ायगोट उस फीमेल के अंदर बड़ा होगा, जाके उसके यूट्रस के अंदर बड़ा होगा। दैट फीमेल इज कॉल्ड सरोगेट मदर। समझ? ओके। देन हम आते हैं आगे, हमारे पास क्या क्लिनिकल्स हैं। सो अब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोज़ाइकिज्म से बात कर लेते हैं। मोज़ाइकिज्म हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास नॉन डिस्टिंक्शन हो, यानी जो क्रोमोसोम्स हमारे पास मियोसिस में सेपरेट होने थे वो ना हो एंड एक सेल के अंदर ही हमारे पास फॉर एग्जांपल मियोसिस 2 चल रही थी एंड मियोसिस 2 में आपको पता है इसका एक क्रोमेटिड एक सेल में जाता है, दूसरा दूसरे में, लेकिन ऐसा हम कह रहे नहीं हो रहा एंड पूरा ही ये क्रोमोसोम एक सेल के अंदर चला जा रहा है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोज़ाइकिज्म, जिसकी वजह से एक हमारे पास सेल ऐसा होगा जिसके पास क्रोमोसोम कम होगा, वहीं पर एक ऐसा होगा जिसके पास क्रोमोसोम ज़्यादा होगा। एंड इन इंडिविजुअल्स को जिनमें ये मोज़ाइकिज्म फॉलो हो जाए, जिसमें क्रोमोसोम नंबर न्यूमेरिकली कम ज़्यादा हो जाए, दैट दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मोज़ाइक्स। जैसे हम कह रहे हैं कि ज़ायगोट के अंदर एक एडिशनल क्रोमोसोम नंबर आ गया 20 या एक हमारे पास क्रोमोसोम कम हो जाए, तो ऑल दीज थिंग्स यूँ ही हमारे पास एक सिंड्रोम होता है जैसे डाउन सिंड्रोम। अब ये भी हमारे पास मोज़ाइकिज्म के थ्रू ही बन रहा होता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, यू नो ऑल वेरी वेल कि एक क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक क्रोमोसोम हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है। सो इसमें भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं थे। नाउ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ब्लास्टोसिस्ट। सो बार बार इसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा था। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर सेल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। लाइक मैंने मॉरुला में आपको बताया था कि हमारे पास सेल्स जो थे अंडर द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन दे वर फॉर्मिंग अ बॉल ऑफ सेल्स, राइट। अब यही सेल्स आपस में एक न्यू अरेंजमेंट लाएंगे एंड दैट न्यू अरेंजमेंट विल मेक अनदर स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर वुड बी कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब ये सेल क्या करते हैं, इनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी हो जाती है कि अब आप यहाँ देख लें कि कुछ सेल्स जो होंगे वो आपस में टाइटली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे एक जगह पर एंड रिमेनिंग जगह पर वो एक कैविटी बना देंगे। ये कैविटी जो यहाँ पर आपको दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। इट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। ओके, ये वाली जो मैंने डायग्राम में भी आपको शो कर दी। अब ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी के एक तरफ जो सेल्स होते हैं दे फॉर्म द एम्ब्रियो, ये आगे चल के एम्ब्रियो बनाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट। एंड पूरे इस ब्लास्टोसिस्ट को जो सेल्स सराउंड करते हैं दे फॉर्म द फ्यूचर प्लेसेंटा एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। यानी जो ब्लास्टोसिस्ट के सेल्स थे दे आर फादर ऑफ 2 kinds, एक होते हैं ट्रोफोब्लास्ट एंड एक होते हैं हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फर्दर 2 kinds में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। द वन लेयर वुड बी साइटोट्रोफोब्लास्ट, दैट वुड बी द इनर लेयर। ये अब ये जो सेल सराउंड कर रहे हैं ना, इनकी एक इनर लेयर बन जाएगी और एक आउटर लेयर बन जाएगी। इनर लेयर वुड बी कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर लेयर वुड बी कॉल्ड सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, देन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ कह रहा है कि कुछ हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर इनको कहा जाता है। इन प्रोटीन्स का क्या काम होता है कि ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल सीक्रेट करते हैं ब्लास्टोसिस्ट के एंड ये हमारे पास प्रोटीन्स इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, यानी हमारे पास इम्यून सिस्टम इस ब्लास्टोसिस्ट के अगेंस्ट
एक्ट करना ना शुरू कर दे एंड इसको डिस्ट्रॉय करना ना शुरू कर दे, सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर्स सीक्रेट होते हैं। एंड ये हमारे पास मैटरनल सीरम में 24 to 48 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन आ जाते हैं। एंड ये हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर बेसिस मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर, जिसके अंदर पता लगता है फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर कि आइदर फीमेल हैज़ बीन प्रेग्नेंट और नॉट, इट इज़ डिटरमाइंड थ्रू दी अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर्स, क्योंकि ये हमारे पास मैटरनल सीरम के अंदर, मदर के सीरम के अंदर 24 to 48 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन आ जाते हैं। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट के बनने को हम कहते हैं ब्लास्टोजेनेसिस, जो मॉर्यूला से हम आ रहे हैं। अब हम पूरे जिस स्टेज पे चल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। एंड इस कॉन्सेप्ट को इसको अब कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट हमारे पास जो है वो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को प्रोजेक्ट कर रहा है, यू कैन सी राइट है। एंड जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट की वॉल्स बना रहा है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्योंकि यूट्रस के अंदर होगा तो यूट्राइन सीक्रेशंस जो होंगी वहाँ पर ये फ्लोट जस्ट लाइक फ्लोटिंग कर रहा होता है। एंड स्टिल मैंने आपको बताया था कि ये सारा प्रोसेस चल रहा है विद इन द जोना पेलिसिडा, यानी अभी भी इसके बाहर जोना पेलिसिडा है। सो अब क्या होगा, ये जोना पेलिसिडा को शेड ऑफ कर देगा और ये उसमें से बाहर निकल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग, जिसमें जोना पेलिसिडा शेड आउट हो जाती है एंड हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट है वो साइज में इंक्रीज करता हुआ बाहर चला आता है। अच्छा, यूट्रस के अंदर कह रहा है एम्ब्रियो अपनी नॉरिशमेंट यूट्राइन ग्लैंड से सीक्रेट कर क्या कहते हैं हासिल कर रहा होता है, यानी यूट्रस में जो यूट्राइन ग्लैंड सीक्रेशन डाल रहे होंगे वही हमारे पास शुरू में एम्ब्रियो की नॉरिशमेंट होगी अनटिल एंड अनलेस अ वेस्कुलर सप्लाई इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर। फर्टिलाइजेशन के 6 डेज बाद हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो स्टार्ट होता है अटैच हो जाना। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं शो कर दूं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यूट्रस है एंड यहाँ पर ये अभी ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। तो ब्लास्टोसिस्ट कितने टाइम बाद बना था? 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब और 2 दिन हो गए 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यही हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट होगा ये एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यहाँ पर इतनी कोई डीप नहीं होती, यानी इतना ये अंदर जाकर नहीं इम्प्लांट होता है, जस्ट सुपरफिशियली अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियल की एपिथेलियम से। एंड अटैच किस पार्ट से होता है? एम्ब्रियोनिक पोल से, यानी इस वाली रीजन से जाके ये अंदर अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम में। ओके, देन ये हमारे पास कह रहा है कि अच्छा एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, एम्ब्रियोब्लास्ट को हम इनर सेल मास भी कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट को हम आउटर सेल मास भी कहते हैं। ये लिखा गया है कि हमारे पास जो इम्प्लांटेशन होती है उसमें हमारे पास जो इनर सेल मास है यानी एम्ब्रियोब्लास्ट, उसकी कुछ वेसिकल्स, माइक्रो वेसिकल्स रिलीज होती हैं, उनका भी रोल होता है कि वो इम्प्लांटेशन में अपना रोल प्ले करें। देन यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास जैसे ही इम्प्लांटेशन होगी वैसे ही हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स होंगे ये 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इनर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड जो आउटर हो जाएगी वो दैट वुड बी कॉल्ड सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, साइटोट्रोफोब्लास्ट में तो आपको प्रॉपरली सेल्स मिलते हैं, लेकिन सिंशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर आपको प्रॉपर सेल्स नहीं मिलते। यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट में तो आप देखोगे तो आपको हर सेल की एक क्लियर बाउंड्री होगी, लेकिन सिंशियोट्रोफोब्लास्ट में सेल यूँ आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ आप समझ लो मिक्स होते हैं, यूँ उनकी कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक का न्यूक्लियस दूसरे के साथ आपको मिक्स मिलता है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमारे पास ये पूरा प्रोसेस करा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है। उसके अलावा हमारे पास सीरीन एंड थ्रोनिन प्रोटीन काइनेसिस होते हैं जो ये पूरे प्रोसेस में रोल प्ले कर रहे होते हैं, सिग्नलिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है कि 6 डेज के बाद हमारे पास जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट होता है, यानी ट्रोफोब्लास्ट की हमने 2 लेयर्स बना दी थी, एक साइटो जो इनर थी एंड जो आउटर थी दैट वुड वाज सिंशियो। अगर फॉर एग्जांपल मैं शो कर दूं यहाँ पे तो ये हमारे पास मॉर्यूला है, मॉर्यूला था, अब ये क्या बन गया? ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। सो ब्लास्टोसिस्ट का ये वाला जो पार्ट है दैट वाज द एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ये वाली जो बाहर लेयर है दैट इज़ द ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट को मैं फॉर एग्जांपल 2 में डिवाइड कर देता हूँ। जो ब्लू से ये ट्रोफोब्लास्ट शो है ये इनर हो जाएगी, इसको कह देते हैं हम साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड जो आउटर हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट मैं रेड से शो कर रहा हूँ, यू कैन कंसिडर इट जस्ट लाइक अ सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पर ये समझ लें
अब जब हमारे पास इम्प्लांटेशन हुई थी उसमें ये वाली जो थी सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ये कुछ हमारे पास एंजाइम्स रिलीज़ करती है। एंड ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मदर की एंडोमेट्रियम है, तो ये एंजाइम्स जाएंगे यहाँ से एंड ये इस मदर की एंडोमेट्रियम को थोड़ा बहुत इरोड कर देंगे, स्पेस क्रिएट कर देंगे। देन उस स्पेस के अंदर अब हमारे पास ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अंदर जाके सुपरफिशियली नॉट डीप जाके यहाँ पर क्या कहते हैं इम्प्लांट करना स्टार्ट कर जाएगा एम्ब्रियोनिक पोल पर। ओके, एंड देन यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिख रहा है, कह रहा है कि इतनी ज़्यादा डीप इम्प्लांटेशन नहीं होती। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक सिर्फ कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन हो पाती है, उस तक इम्प्लांटेशन होती है। एंड जो हमारे पास ये ब्लास्टोसिस्ट होता है ये अपनी नॉरिशमेंट हासिल कर रहा होता है मदर के टिश्यू से, मदर के एंडोमेट्रियम से, यानी जो एंडोमेट्रियम इसने पेनिट्रेट किया वो जो इरोड हो गया, ख़त्म हो गया। एंड देन इसकी जो क्या कहते हैं इसकी जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस बनी थी सिंशियोट्रोफोब्लास्ट की, जो अंदर इरोड करती हुई कहाँ तक चली जाती हैं, कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू तक चली जाती हैं, वहाँ से ये हासिल करता है अपनी नॉरिशमेंट। देन हमारे पास यहाँ कह रहा है कि 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या कहते हैं हाइपोप्लास्ट बन जाती है जो एंडोडर्म है। इसको मैं सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कैसे हमारे पास एपीब्लास्ट बनती है एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर, कैसे हाइपोप्लास्ट बनती है। देन बायलैमिनर 2 लेयर्स बन गई, देन आगे चल के ट्रायलैमिनर बनती है। सो दैट इज़ अ डिटेल टॉपिक, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सेकंड वीक में। कल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते तो हमारे पास है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। अब इम्प्लांटेशन होने से पहले जो हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इसको परफॉर्म किया जाता है उन कपल्स के अंदर जिनके अंदर आइदर चांस हो कि वो ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर रख सकते हैं, यानी उन कपल्स की फॉर एग्जांपल एज ज़्यादा है, या उन कपल्स का कोई प्रीवियस चाइल्ड ऐसा है जिसके अंदर ये डिसऑर्डर लोकेट किए गए, तो उनके अंदर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। या वो कपल्स जो IVF के थ्रू बेबी ले रहे हों, उनके अंदर ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि जो जीनोटाइप है हमारे पास एम्ब्रियो का वो हेल्दी है या नहीं है। अगर जीनोटाइप हेल्दी नहीं होगा तो हमारे पास जो फीटस पैदा होगा उसको कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट होगा। एंड इसके अंदर आप कौन कौन सी डिसऑर्डर्स फाइंड कर सकते हो, जैसे सिंगल जीन डिसऑर्डर हो गई जीनोटाइप के अंदर, या म्यूटेशन हो गई, ट्रांसलोकेशंस हो गई, या जो भी आपके पास जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो आप इसके थ्रू डायग्नोस कर सकते हो। कैरियोटाइपिंग की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉर्मल नंबर में है या नहीं है। या उसके अलावा और भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसमें DNA को हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि हमारे पास प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस 3 to 5 days आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर IVF के थ्रू कंसीव किया जा रहा है बेबी तो उसके 3 to 5 days बाद इसका होना ज़रूरी होता है। इसमें क्या किया जाता है, 1 या 2 सेल्स जिनको ब्लास्टोमियस कहा जाता है वो एम्ब्रियो से रिमूव किए जाते हैं। एंड देन उनके अंदर उनका जीनोटाइप, उनका जेनेटिक मेकअप पूरा चेक किया जाता है। यूँ आप सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी एक ब्लास्टोमियर से कि आइदर वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। एंड डिसऑर्डर्स आप फाइंड कर सकते हो, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हो गए, बाकी ये सब यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। कह रहा है कि पोलर बॉडी के अंदर भी इवन आप डायग्नोस कर सकते हो कि उसके वजह से मदर जो है वो कैरियर है या नहीं है। यानी पोलर बॉडी से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनमें चांस होता है कि मदर कैरियर हो या ना हो। अब वो पता कैसे लगता है, वो हमें पता लग जाता है पोलर बॉडी से अंदर। एग्जाम्पल आप सपोज कर लो कि ये वाला जो सेल है हमारे पास ये है सेकेंडरी oocyte, एंड ये मियोसिस 2 के बाद हमारे पास बना रहा है एक क्या कहते हैं मैच्योर oocyte, एंड एक बना रहा है हमारे पास क्या कहते हैं पोलर बॉडी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि पोलर बॉडी के थ्रू के फीमेल कैरियर है कि नहीं, अब वो आप समझ लो। मैं कह रहा हूँ जो कैपिटल R वाली फीमेल है वो नॉर्मल है, यानी ये फीमेल जो है हमारे पास पूरी नॉर्मल है, एंड ये वाली फीमेल क्या है कैरियर है। अगर जो मैंने पोलर बॉडी उठा ली, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, एंड इस जो मेरे पास क्या कहते हैं पोलर बॉडी के अंदर स्मॉल r मिला तो इसका मतलब ये फीमेल कैरियर थी। एंड अगर मैंने आपके पास पोलर बॉडी उठाई और उसके अंदर मुझे जीन R मिली तो इसका मतलब ये फीमेल नॉर्मल थी। तो कैरियर और नॉर्मल फीमेल का भी आपको आइडिया हो जाता है जब आप मल्टीपल पोलर बॉडीज उठा के उनसे टेस्ट करते हैं, उनसे आइडिया ले लेते हैं कि आइदर वो फीमेल आगे चल के डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकती है या नहीं कर सकती, राइट। देन हमारे पास
एक और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे जो ज़ाइगोट्स होते हैं, मॉर्यूला होते हैं या इवन ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, वो खुद ब खुद अबॉर्ट कर जाते हैं, क्योंकि जो शुरू में इम्प्लांटेशन का पीरियड होता है ना, वो बहुत हमारे पास कह रहा है क्रिटिकल पीरियड होता है। एंड अगर हमारे पास हार्मोन्स की कंसंट्रेशन क्या कहते हैं एक्यूरेट नहीं होगी, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी, तो हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। अच्छा, एबॉर्शन का क्लिनिशियंस को कैसे पता लगता है? क्लिनिशियंस को कैसे पता लगता है कि जो पेशेंट उनके पास एक सिम्टम ये भी है कि जो पेशेंट अबॉर्ट कर चुका होता है ना, उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उस फीमेल का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग होती है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा उसके अंदर टिश्यूज़ इरोडेड पाए जाना, उसके अंदर आपके पास ज़्यादा ब्लीडिंग होना, दैट इज़ ऑल्सो वन इंडिकेशन टू क्लिनिशियंस कि द फीमेल हैज़ मोस्ट प्रॉब्ली गॉट अबॉर्टेड एंड स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। बिकॉज कह रहा है कि अच्छा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन रेट जो है हमारे पास कह रहा है 50 to 70% होता है। एंड ये हमारे पास मोस्ट कॉमन जो हमारे पास रीज़न होता है ना स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का, दैट इज़ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा जो अबॉर्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, वो इन्हीं रीजंस की वजह से होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं। एंड देन यहाँ कह रहा है कि हमारे पास एक फ़ायदा भी है इस स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का, वो ये कि अगर हमारे पास ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो एम्ब्रियो होता है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली या तो इसकी प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हुई, या ज़्यादातर चांस होता है कि उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। सो ये एक एबनॉर्मल एम्ब्रियो था, एंड वो एबनॉर्मल एम्ब्रियो बर्थ ले और उसको बर्थ डिफेक्ट्स हो, सो इट इज़ अ मच बेटर कि वो अबॉर्ट कर जाए स्पॉन्टेनियसली। सो राइट, वी आर टोटली ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर। समरी कर लेते हैं, एंड समरी आई वुड से बहुत ईजी है। सो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास ओवरीज के अंदर oocytes प्रोड्यूस होते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस, एंड ओवुलेशन के दौरान उनको एक्सपेल आउट किया जाता है। यूट्राइन की फिम्ब्राई उनको पकड़ लेती है, एंड देन उसको एम्पुला के अंदर, यूट्राइन ट्यूब का जो पार्ट होता है एम्पुला, वहाँ पर लेके जाती है जहाँ पर वो मे बी फर्टिलाइज हो जाए। नॉर्मली एक ओवुलेशन हुई होती है जिसमें एक oocyte ही रिलीज होता है। सुपर ओवुलेशन इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेना। देन हमारे पास कह रहा है कि स्पर्म्स जो होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टोर्ड होते हैं एपिडिडाइमिस में, स्पर्म्स की एजिकुलेशन होती है जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हमारे पास वजाइना पे आते हैं, और उनमें से कुछ 100 स्पर्म्स ही हमारे पास पास करते हैं यूट्रस में, एंड यूट्राइन ट्यूब में इंटर हो पाते हैं। जब oocyte स्पर्म से कांटेक्ट करती है तो अपना जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर देता है, एंड वो मैच्योर oocyte बना देता है, एंड सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। न्यूक्लियस होता है वो मैच्योर oocyte का, उसके अंदर जो हमारे पास मैच्योर oocyte है उसका न्यूक्लियस कहलाया जाता है फीमेल प्रो न्यूक्लियस। एंड यहाँ पर हमारे पास जो स्पर्म का हेड होगा वो हमारे पास इंटर करेगा, स्पर्म की टेल मूवमेंट में फैसिलिटेट करती है, एंड स्पर्म के हेड के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होगा दैट वुड बी मेल प्रो न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है जब मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस आपस में यूनाइट करते हैं, एंड हमारे पास मदर के क्रोमोसोम्स फादर के क्रोमोसोम्स आपस में इंटरमिंगल कर जाते हैं। देन हमारे पास क्या होता है कि यूट्राइन ट्यूब से यूट्रस की तरफ ज़ाइगोट जो है वो पास करता जाता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, जिसके अंदर स्मॉलर सेल्स बनते हैं, एंड दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन 12 या मोर ब्लास्टोमियर्स का हमारे पास एक बॉल बन जाता है जिसमें सेल्स आपस में स्ट्रांगली यूनाइट होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ कम्पैक्शन, एंड दैट बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मॉर्यूला। मॉर्यूला में एक कैविटी बन जाती है दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, एंड यूँ हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। उसका एक पोर्शन होता है एम्ब्रियोब्लास्ट, एंड अदर पोर्शन होता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो एम्ब्रियोब्लास्ट को इनक्लोज कर रहा होता है, एंड ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को इनक्लोज कर रहा होता है, एंड यही ट्रोफोब्लास्ट हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बनाता है, लाइक प्लेसेंटा बना रहा होता है। प्लेसेंटा के भी 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें भी एम्ब्रियोनिक पार्ट, यानी जो पार्ट एम्ब्रियो प्लेसेंटा में अपना दे रहा है दैट इज़ द ट्रोफोब्लास्ट, एंड जो पार्ट देन मदर देगी दैट वुड बी द अदर पार्ट। राइट, ये आगे डिस्कशन होगी फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा में। 4 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन सोना प्लेसेंटा शेड हो जाती है, हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो बाहर निकल आता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो एम्ब्रियोनिक पोल पर डिफरेंशिएट होता है 2 लेयर्स के अंदर। जैसे ही वो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट की हमारे पास 2 लेयर्स बन जाती हैं, एक सिंशियोट्रोफोब्लास्ट एंड एक साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट हमारे पास एंडोमेट्रियल एपिथीलियम को इन्वेट करती है एंड अंदर चली जाती है, एंड हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट आई वुड से हम सेकंड वीक में डिस्कस कर लेंगे। अब ये पूरा टेक्स्ट आप विद
दिस डायग्राम कंपेयर करते हुए पढ़ते जाएंगे तो आई वुड से बहुत ईजी हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंशाल्लाह द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।